हेलो एंड वेलकम टू मिशन आईएएस नॉलेज सीरीज़ की दूसरे चैप्टर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया की। देखेंगे क्या है इनका रोल, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, क्या है इनका टेन्योर, क्या काम करते हैं ये, और इंडिया की लीगल सर्विस में इनका क्या रोल है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अटॉर्नी जनरल जो है वो पार्ट होता है एग्जीक्यूटिव का, यूनियन एग्जीक्यूटिव का इंटीग्रल पार्ट। कौन कौन आते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव में? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। आर्टिकल 76 of the Constitution mentions that he or she is the highest law officer of India। और इनका जो दूसरा काम है वो होता है कि अगर गवर्नमेंट किसी भी केस में पार्टी है, लाइक अगर कोई केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में जहाँ पे एक तरफ कोई दूसरी पार्टी है जिसने केस किया है और एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जिस पे केस हुआ है, तो उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का केस रिप्रेजेंट करने के लिए जो लॉ ऑफिसर हमारे पास है उनको कहते हैं अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। लाइक अगर किसी भी केस में आपने केस कर दिया, लाइक एक केस था श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब श्रेया सिंघल ने केस किया यूनियन ऑफ इंडिया पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करने का काम जो करेंगे वो करेंगे अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। ये है इनका रोल। और एक और ये काम करते हैं कि व्हेनेवर जब प्रेसिडेंट होता है, अगर वो किसी लीगल मैटर पे सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस मांगता है अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसमें अगर प्रेसिडेंट चाहें तो किसी भी मैटर पे सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले सकते हैं जिसे वो ठीक समझे एडवाइस लेने के लिए। तो इसमें जो लीगल एडवाइस मांगते हैं प्रेसिडेंट की तरफ से, जो लीगल एडवाइस प्रोवाइड की जाती है वो की जाती है अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया को। तो ये दो काम इनके होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं? देखिए, पहला क्वालिफिकेशन तो ये है कि जो पर्सन अपॉइंट होना है एज अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, वो क्वालिफाई होना चाहिए एज टू बी ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लाइक वो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट का जज दूसरी बात है। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर्स, कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर तीनों के काम अलग होने चाहिए, तीनों की पावर अलग होनी चाहिए, तीनों के सेपरेशन होना चाहिए तीनों के बीच में। तो सुप्रीम कोर्ट का जज अटॉर्नी जनरल नहीं बनाया जा सकता। बट कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के काबिल है, क्वालिफिकेशंस रखता है, वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्या क्वालिफिकेशन है देख लेते हैं। सबसे पहले क्वालिफिकेशन है कि ही मस्ट बी द सिटीजन फॉर इंडिया। उसको इंडिया का सिटीजन होना है, ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि उसे सिटीजन होना पड़ेगा। अगर वो सिटीजन है इंडिया का, तो वो इन तीनों में से किसी भी एक क्राइटेरिया को अगर फुलफिल करता है तो वो क्वालिफाइड है टू बी अपॉइंटेड एज अ अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। क्या है पहली क्वालिफिकेशन? कि ही शुड बी द जज ऑफ अ वन और मोर हाई कोर्ट फॉर द 5-year टर्म। वो 5 साल के लिए एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में जज रहा हो, या फिर वो 10 साल के लिए एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो, या फिर प्रेसिडेंट की निगाहों में वो व्यक्ति डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो। ये तीन में से अगर कोई भी क्राइटेरिया वो क्वालिफाई करता है, कोई भी क्राइटेरिया अगर फुलफिल होता है, तो वो क्वालिफाई माना जाएगा फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। ओके, इतना समझ में आया? चलिए, दूसरा क्या काम है कि किसी भी लीगल मैटर्स पे जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल की एडवाइस सीख करती है, मांगती है कि मुझे बताइए कि ये सही है, लीगल है, वैलिड है, फेयर है, क्या हमें ये काम करना चाहिए, तो उन अटॉर्नी जनरल का काम है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक लीगल एडवाइस दें। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, यूएपीए। आप सबने सुना होगा यूएपीए के बारे में, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ फॉर प्रिवेंशन एक्ट। इसमें पहले क्या था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करते थे, बट अमेंडमेंट के बाद 2019 में अमेंडमेंट के बाद हमने क्या किया कि किसी भी इंडिविजुअल को टेररिस्ट घोषित करने की इसमें प्रोविजन ऐड किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये चीज़ अटॉर्नी जनरल से पूछी होगी कि क्या ये करना ठीक होगा, क्या ये लीगल है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं। तो इस चीज़ को अटॉर्नी जनरल एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ये इनका तीसरा रोल है।
इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। फर्स्ट, मैंने आपको बताया कि अटॉर्नी जनरल के अपॉइंटमेंट के लिए उनका सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए क्वालिफाई होना इंपॉर्टेंट है। जो एज लिमिट होती है सुप्रीम कोर्ट के जज के रिटायरमेंट की, वो होती है 65 ईयर्स। बट आप जानते हैं कि हमारे जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं मिस्टर के वेणुगोपाल, वो 90 ईयर्स के हैं। बट ये कैसे पॉसिबल है? अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए क्वालिफाई है और तो फिर उसको रिटायर भी हो जाना चाहिए 65 ईयर्स के लिए। 65 ईयर्स के बाद उसको रिटायर हो जाना चाहिए। लेकिन रिमेंबर, ये जो रूल है एज लिमिट ऑफ 65 ईयर्स सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, ये अप्लाई नहीं होता अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया के लिए। वेरी क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, मैंने आपको बताया कि हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बट वो कैबिनेट का पार्ट नहीं होते। ये ध्यान रखिएगा। कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर्स और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, बट अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया कैबिनेट का पार्ट नहीं होते। लेकिन वो एग्जीक्यूटिव मशीनरी का पार्ट जरूर है। यूनियन एग्जीक्यूटिव मशीनरी का पार्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, जबकि वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। थर्ड, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। आप जानते हैं कि इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, बट प्रेसिडेंट की ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है इनका अपॉइंटमेंट करना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसका नाम प्रेसिडेंट को रिकमेंड करती है, प्रेसिडेंट उसका अपॉइंटमेंट कर देते हैं टू द पोस्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। बट ये कहा जाता है, ऐसा कन्वेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है बट कन्वेंशन है, कि जब भी जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है वो रिजाइन करती है, उसका टर्म खत्म होता है, तो जो अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया हैं वो भी अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर देते हैं। ऐसा कन्वेंशन है, ऐसा मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में और ना ही ऐसा मैंडेटरी है, बट ऐसा आमतौर पे होता है कि जब भी गवर्नमेंट ऑफ द डे जो है वो रिज़ाइन करती है या फिर उनकी सरकार चली जाती है, तो अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया भी रिज़ाइन कर देते हैं। और जब तक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसके मान लीजिए सरकार नहीं गिरी, लेकिन फिर भी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया को हटा सकती है। मतलब कि वो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर पे काम करते हैं। जब तक उनको प्लेजर है प्राइम मिनिस्टर का और प्रेसिडेंट का, तब तक वो अपनी पोस्ट पे काम करते हैं। जब वो प्लेजर खत्म हो जाता है, उनको रिजाइन करना पड़ेगा। ये है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। और इनके जो रेम्यूनरेशन है वो भी डिसाइड किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ये बात करते हैं इनकी प्रिविलेजेस की, कि कौन कौन से प्रिविलेजेस होते हैं जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को मिलते हैं। He enjoys all the privileges and immunities that are available to a member of parliament. तो member of parliament को जितनी भी privileges और immunities मिलती हैं, हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेशंस में कि क्या क्या immunities और क्या क्या privileges होते हैं member of parliament को। बट जो भी privileges होते हैं, immunities होती हैं जो एक member of parliament को मिलती हैं, वो सेम privileges और immunities दी जाती हैं अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया को। वेरी क्लियर? ओके। जो दूसरा privilege है वो ये है कि अटॉर्नी जनरल हैज द राइट टू ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, दो पार्टीज हैं जिनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, तो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल कहता है कि दोनों पार्टी सुनी जाए, उसके बाद जजमेंट दिया जाए। तो दोनों पार्टी की हेयरिंग तो होगी, जज पहली पार्टी भी सुनेगा, उनकी बात भी सुनेगा, दूसरी पार्टी की बात सुनेगा। व्हाट इफ कोई तीसरा ऐसा इंडिविजुअल आए जो बोले कि मुझे कुछ कहना है, तो जज पूछेगा ना कि क्या आप इस केस से रिलेटेड हैं, क्या आपका इस केस से कोई संबंध है। अगर नहीं है तो हम आपकी बात क्यों सुने, आप बैठ जाइए या फिर आप चले जाइए। लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास ये प्रिविलेज है कि वो इंडिया के किसी भी कोर्ट में जाके किसी भी केस के बीच में अपना बयान या अपनी बात जज के सामने रख सकता है और जज को उनकी बात सुननी पड़ेगी। अटॉर्नी जनरल के पास राइट टू ऑडियंस का एक प्रिविलेज है जो कि इंडिया के सारे कोर्ट्स में लागू होता है और जज उसे इनकार नहीं कर सकता सुनने से। तो ये इनकी दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिविलेज है, राइट टू ऑडियंस। तीसरा, कि अटॉर्नी जनरल हैज अ राइट टू स्पीक एंड टू टेक पार्ट्स इन द प्रोसीडिंग ऑफ द बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा।
or their joint sittings and any committee of the parliament which he may be named as a member, but he does not have a right to vote. क्या मतलब है इसका? पार्लियामेंट में अटॉर्नी जनरल जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, बट वो किसी भी एक और चीज़ जो है कि वो किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी का हिस्सा हो सकते हैं, बट उनके पास जो राइट टू वोट होता है वो नहीं होता. क्यों? क्योंकि वो मेंबर नहीं है पार्लियामेंट के. बट उनके पास ये प्रिविलेज है कि वो पार्लियामेंट में जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं और पार्लियामेंट्री कमेटी का हिस्सा भी हो सकते हैं. दिस शुड बी वेरी क्लियर टू यू. ओके, डन. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए रिगार्डिंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कि ही कैन नॉट डिफेंड द अक्यूज्ड इन द क्रिमिनल केसेस विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. क्या मतलब है? आपके में और मेरे बीच में एक डिस्प्यूट हुआ, डिस्प्यूट कोर्ट गया, कोर्ट में मैंने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ डिफेंड मी, और अगर वो सिविल केस है, अगर वो केस सिविल है, सिविल इन नेचर, तब तो कोई बात नहीं. बट अगर वो केस क्रिमिनल है और क्रिमिनल केस में जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो बिना प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मुझे डिफेंड नहीं कर सकते. दूसरा कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट की कैटेगरी में फॉल नहीं होते. वो लॉ ऑफिसर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट है. ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. और बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे अटॉर्नी जनरल अकेले काम नहीं कर सकते, तो वो असिस्ट किए जाते हैं सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया से. चूँकि ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, बट इनका मेंशन हम करते हैं एज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड द एडिशनल सॉलिसिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया, जो कि असिस्ट करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को उनके काम में. तो ये था आज का सेशन. होपफुली आपको अच्छा लगा होगा. प्लीज़ लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को. थैंक यू.